डेली लाजवाल में आपका खैर मकदूम। मैं हूँ रियाज़ मलिक। इस वक्त अगर सियासी हलचल की बात की जाए तो तहसील मंडी सियासत में सबसे आगे है और हर घर में अगर सियासी फ़र्द कहा जाए तो बेजार न होगा। बहुत अच्छा हुआ इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही हैं वो आज से लगभग 6 साल यहाँ एमपी इलेक्शन भी लड़ी और अच्छा हुआ कि आज फिर आवाम की रूबरू हुई। हम इस हवाले से इनसे भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर चल रहे हैं, हक़ इंसाफ कौंसल। हक़ और इंसाफ दो अलग अलग पहलू हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम है हमारा इस लाजवाल में। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट ज़ीशान साहब, इस वक्त अगर तहसील मंडी की बात की जाए या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की जाए तो यहाँ आज़ादी के बाद से ही ये उसूल रहा और ज़वाबित रहा कि जो भी सियासी कायद चुनकर आवाम ने सामने लाया वो अगले 5 साल तक आवाम की रूबरू कभी नहीं हुआ, और जब होता भी है तो तब इलेक्शन का कोई सिलसिला लेकर, वोटों की कोई अपनी डिमांड लेकर आवाम के मसाइल तक उसकी रसाई नहीं होती। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस मंडी और ज़िला पुंछ की हालत को लेकर? सबसे पहले तो रियाज साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके हमरा बैठकर यहाँ पर गुफ्तगू शनीद कर सकूँ। और जहाँ तक सवाल है, जो सवाल आपने मुझसे किया है कि सियासी रहनुमाओं का और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और मैं इसको किस नज़र से देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिकल विल थी, कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटिकल विज़न था वो मिसिंग था। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक नज़रिया होना चाहिए। अगर आपके पास नज़रिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नज़रिया नहीं है तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आप उसको किसी तरीके का भी कुछ भी ज़ाया करना समझ लीजिए। और हम लोगों ने आज तक अपने वोट्स को ज़ाया किया है। जो डेवलपमेंटल पेस इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है, मुझे ये कहने में शर्म आती है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट टॉप जो 250 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, उनमें एक डिस्ट्रिक्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि पुंछ खुद में एक प्रिंसिपलिटी थी, ऑटोनॉमस, एक जागीर थी, एक रियासत थी, और उस रियासत से हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे लाया। और डिस्ट्रिक्ट में भी जो ये लाहौर कोट, आपकी लोरन जो है, ये हमारी किसी दौर में राजधानी भी रही है। तो आज आपने इस राजधानी को इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। और आपने देखा कि क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर और क्या हमारा सियासी शऊर रहा होगा, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ गुज्जर पहाड़ी के नाम पर तकसीम की गई, तकफीर की गई, और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारी बरादरियों में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का भी तसादम हुआ तो हमने कचहरियों को, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ के कचहरियों में इनके फैसले किए, और जिसकी वजह से हमारे बीच में और ज़्यादा तसादम आराई हुई। और आपने देखा कि आज लोग आपस में बंट चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग तबाही के दाने पर है। मैं यूँ कहूँ कि तबाह बर्बाद करना गलत होगा, तबाही के दाने पर है। उसका रीज़न ये है कि जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक कोई भी लीडर, कोई रहनुमा, कोई हुकूमत हमारी फलाह बहबूद नहीं कर सकेगी। एडवोकेट साहब, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने भी अवामी मसाइल को लेकर, अवामी दर्द लेकर एमपी इलेक्शन में फॉर्म भरा। कैसा रिस्पांस रहा लोगों का, और उसके बाद आपने लोगों के साथ क्या तालमेल और क्या काम किए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये चाह रहा था कि मेरे से ये सवाल पूछा भी जाए। 2019 में, गालिबन 2019 अप्रैल मार्च में हमें फॉर्म भरने के लिए जम्मू जाना था। तो मैं अपने एक साथी को यहाँ से लेके गया जम्मू कि आपका नॉमिनेशन फ़ाइल करवाना है। और नॉमिनेशन इसलिए फ़ाइल नहीं करवाना कि हमने जीतना है या हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पे सियासी प्रोपेगेंडा चलता है। हमने सिर्फ वो इलेक्शन इसलिए लड़ा था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक हवा बना हुआ था कि अब तो सीधा नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, तो बस शहीदों में अपना नाम लिखवाने के लिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं आज भी जुगल किशोर शर्मा को चैलेंज करता हूं यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से। ही इज़ द सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट,
I have contested against him. If he has anything with him, come on table. We will discuss each and everything you have done to my district Poonch. Not only district Poonch, my whole parliamentary constituency, which starts from Samba, Jammu, Rajouri and Poonch. इन 4 इजला का मैं चैलेंज करता हूं जुगल किशोर शर्मा को कि अगर उनने कुछ किया इन सालों में 2014 से लेके 2019 तक और 2019 से लेके 2021 तक, वो आए और टेबल पे बैठ के हमारे साथ डिस्कस करें। वोट लेने के लिए यहाँ के जो फसली बडेरे, यहाँ के ठेकेदार बीजेपी ने अपने साथ रखे हुए हैं, जो उसको वोट मांगने के लिए इन लोगों के लिए आए थे। जो हारे वो भी सामने नहीं आ रहे, जो जीते वो भी सामने नहीं आ रहे। इस वक्त अगर किसी आवाम को कोई यहाँ पे मिल रहा है तो वो ज़ीशान मिल रहा है, यहाँ पर आवाम को कोई और नहीं मिल रहा। अगर ज़ीशान नहीं मिल रहा तो हर एक ज़ीशान, यहाँ पे हर नौजवान ज़ीशान बनने की कोशिश कर रहा है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन तक हर घर से एक ज़ीशान जो है वो नहीं निकलेगा, तब तक इस ज़ीशान को अल्लाह ताला जो है जल्दी अपने पास नहीं बुलाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर मजलूम को, हर बेयारो मददगार को कम से कम ज़ीशान बनाने की कोशिश करूं, जो अपने सवाल खुद इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत के सामने, इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सके। और मेरे को ये पूरा यकीन था कि मेरी लड़ाई जो है वो जुगल किशोर शर्मा के साथ है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब हमने नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद क्या होता है कि हमारा स्क्रूटनिंग होती है। स्क्रूटनिंग में ये होता है कि जो लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं उनके कागजात को चेक किया जाता है, और कागजात को चेक करने के बाद अगर वहां पर कागजात में कोई कमी पेशी हो, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कि वो बंदा फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुझे फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से मैंने जुगल किशोर शर्मा का फॉर्म वहां पे चैलेंज किया। उनके साथ सुनील सेठी जैसे वकील जो थे वहां पर मौजूद थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं और बहुत माने हुए वकील हैं हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार के। और मुझे जब तक मैंने वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर का रूम नहीं छोड़ा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा का फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद किस तरह के मुझे लालच दिए गए, किस तरह के मुझे कहा गया कि आप जो है जनाब ना लड़ें, आप लड़ें। क्योंकि हमारे लिए बदकिस्मती पता है क्या है, हमने इन सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को अपना खुदा समझ लिया है। मुझे इस चीज़ का अफसोस था कि जब एनडीए हुकूमत में थी तो उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है वो मिनिस्टर रहे, जब एनडीए हुकूमत में थी तो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें सरकार बनाई हुई थी। तो जिस वक्त मैं कहीं कंपेन करने निकलता था, जम्मू में निकलता था, तो कहा जाता था ये कांग्रेस का एजेंट है और ये बीजेपी के वोट हिंदुओं के यहाँ से लेके तोड़ेगा। और जब मैं पुंछ रजौरी में कंपेन करने के लिए लिखा तो कहा ये जी बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस के वोट तोड़ेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या हमने रमन भल्ला का कलमा पढ़ा था या हमने जुगल किशोर शर्मा का कलमा पढ़ा था। और मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस था कि मैं नौजवान था, मैं यहाँ की आवाम का बच्चा था, उनका भाई था। क्या मेरे से ज़्यादा उनको कोई दर्दमंद मिलता जो उनकी बात को आला हुकाम तक पहुंचाता? लेकिन मेरे जज्बे अभी टूटे नहीं हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में हर घर से मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, शायद इस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, ज़िंदगी के हालात ऐसे नहीं है कि हम पूरा टाइम जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स को दे सकें। लेकिन जिस दिन हमने दहिया कर लिया कि अब हम 24 घंटे 7 दिन अपनी आवाम के लिए काम करेंगे, हम इनका जीना हराम करेंगे। और जुगल किशोर शर्मा को, यहाँ के जितने भी एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, उनको मैं ठोक के चैलेंज करता हूँ, अगर किसी में दम है आए, हम रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ उनके साथ बहस मुबासा करने के लिए तैयार हैं। और वो बताएं कि जो जो टेन्योर्स उनने लिए, कोई एमएलसी था, कोई एमएलए था, और उसके बाद भी उनको यहां पर डीडीसी इलेक्शन में पैसे बांटने की क्या जरूरत आन पड़ी? उनने क्यों हमारे लोगों को फिर गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? मैं चैलेंज करता हूं, आओ टेबल पे बैठो, बताओ आपने क्या कारकर्दगी की। किसी ने एम्बुलेंस दे दी तो कहा जी हमने एम्बुलेंस दे दी, उसके बाद कभी पूछा भी नहीं कि उस एम्बुलेंस में तेल भी है या नहीं है, उसको ड्राइवर भी है या नहीं है, वो फंक्शनल भी है या नहीं है। यहां पे अस्पताल की बिल्डिंग दे दी, कभी पूछा भी नहीं कि वहां पे डॉक्टर भी है, कोई फार्मासिस्ट भी है या नहीं है। कोई स्कूल की बिल्डिंग दे दी तो जनाब वहां पे उस्ताद है या नहीं है, ये किसी का कंसर्न नहीं रहा, चाहे वो हमारा मेंबर पार्लियामेंट था, चाहे वो हमारे एमएलसी थे एक्स, चाहे वो हमारे एक्स एमएलए थे। मुझे इतना अफसोस है वल्लाह कि ये लोग खुदा के सामने क्या जवाब देंगे, मुझे सोच के खुद में शर्मिंदगी होती है। और इंशाल्लाह जिस दिन इख्तिदार मिलेगा, अगर अल्लाह ने चाहा, और इख्तिदार ये एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्सियां इख्तिदार नहीं होती, इख्तिदार वो है जो अल्लाह दे, प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह दे। और अल्लाह ऐसा प्रोटोकॉल देता है कि जिस दफ्तर में हम जाते हैं अफसर हमारी बात सुनता भी है और हमारे काम को करता भी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो इनको उंगली टेढ़ी करना आती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं कि एमपी इलेक्शन लड़ना और उससे एक्सपीरियंस गेन करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि हम इन चेहरों को बेनकाब कर सकें, और वो करने में हम बिल्कुल कामयाब रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोग
आज़ादी से बाद से लेकर आज तक सियासी गुलामी का शिकार हैं। बिल्कुल, सियासी गुलामी जो है वो क्या गुलामी है? वो सोच की गुलामी है, वो ज़हन की गुलामी है, वो ज़हनियत की गुलामी है। इनको ज़हनियत की ज़ंजीरें जो जकड़ी हुई हैं, इनको ज़हनियत की इनकी ज़हनियत को जो ज़ंजीरों ने जकड़ा हुआ है, उन ज़ंजीरों से बाहर निकालना एक दिन का काम नहीं है। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। जब एक मजलूम का बच्चा उठकर इन इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से सवाल करने के काबिल हो जाएगा और इनसे हर एक बात का हिसाब मांगेगा, हर एक सवाल का जवाब मांगेगा, तो आप यकीन जानिए कि ये जो लोग कहते हैं कि हम मंडी के रहने वाले हैं और रहते ये बंगलों में हैं, पुंछ में और जम्मू में, ये लोग कभी चंडक से ऊपर नहीं आएंगे। ये मेरा यकीन है और इंशाल्लाह सियासी बेदारी के लिए हम लोग आगे आए हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जो नौजवान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं, वो मेरे साथ नहीं जुड़ रहे, वो अपने आप के साथ जुड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमने तो किसी को कुछ देना नहीं है, ना ही हमारे पास कोई ऐसे वसाइल हैं कि हम नाली डंगा जिसमें हमारे अजदाद की कब्रें बनाई गई, उन नाली डंगों में जो ये लीडरों ने सीडीएफ के नाली डंगे हमें दिए, उसमें हमारे 70 साल से ये लोग वोट लेते रहे। 70 नहीं कहूंगा, बल्कि 30 साल से तो नाली डंगे पे ही वोट मिल रहा है। नाली डंगे क्रेड के अलावा क्या दिया इन लीडरों ने किसी को? आज भी हम लोगों की बेगैरती ये है, मैं सच कहूंगा कि एसबीएम के बाथरूम 12,000 रुपए के लिए भी हम झूठ बोलते हैं, जनाब हमारे घर में बाथरूम नहीं है। उस 12,000 रुपए में 5,000 रुपए हम कमीशन देते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिमों को। किस लिए? ताकि हमें कुछ ना कुछ किसी तरह से हमें सरकार का कोई पैसा हाथ में आ जाए। अगर आप गैरतमंद हैं, अगर आप उस नबी के मानने वाले हैं जो सच्चा था, जो सादिक था, तो कम अज कम खुदारा अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, आपकी आने वाली नस्लों के साथ इंसाफ कीजिए और इस करप्शन के निज़ाम को उखाड़ फेंकिए। तभी आपकी फलाह बहबूद होगी, तभी आपके जो ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं ये टूटेंगी और इंशाल्लाह ना कि सिर्फ मंडी की बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो है वो फलाह बहबूद हो सकेगी। हक इंसाफ कौंसिल की बात करें तो रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हम सूबा जम्मू की बात करेंगे तो सूबा जम्मू में किस किस्म के काम जो है वो हक इंसाफ कौंसिल जो है वो अंजाम दे रही है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, जब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ का तालिबे इल्म था, उस वक्त हमें लगा कि हमें एक ऐसी नौजवानों की प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें रह के हम तमाम लोग, जो कोई लीडर का बेटा ना हो, तमाम लोग मिलकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर हम बात रख सकें। 10-20 लोग जो एक जहन के थे, हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, ये 10 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको गिनवा दिए जो हमारे जम्मू प्रोविंस में हैं। इसमें हमने काम शुरू किया। 2017 में गालिबन 8 मार्च को हमने कश्मीर चैप्टर लॉन्च किया, जिसमें हमने अपना पीर बाग श्रीनगर में ऑफिस भी एस्टैब्लिश किया और इंशाल्लाह जितना भी हम काम कर सके, नौजवानों के मसाइल को हल कर सके, क्योंकि कश्मीर के डायनामिक्स अलग थे, जम्मू के डायनामिक्स अलग थे। पुंछ में जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस हमारा बहुत बड़ा मुतालबा रहा, मंडी डिग्री कॉलेज हमारा बहुत बड़ा मुतालबा रहा और हमने मुतालबे सिर्फ यहाँ पर माइक पर आकर नहीं बोले। जब हम गवर्नर से मिले हमने मुतालबे रखे, जब हम इंटरलोकेटर से मरे, दिनेश्वर जी से, उनका आज इंतकाल हो चुका है शायद, तो उनसे मिले, उनके सामने भी हमने वो मसले रखे और जिस स्टेज पर भी जाके हम जिस से मिलते रहे, आइदर इट वाज सीएम और एनी सबॉर्डिनेट ऑफिसर और ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन, हमने जिसके सामने भी बात की, हमने तमाम मुतालबात उनके सामने रखे और मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि जब एनएन वोहरा साहब यहाँ पर अपने आखिरी विजिट पर आए पुंछ में, तो उन्हें 1 करोड़ रुपया अनाउंस किया जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस के लिए, जिसके लिए मेरी रात में उनसे बात हुई और सुबह उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया जो है जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस के लिए देंगे। और मुझे हैरानी ये हुई कि अभी उनने मुगल रोड पार नहीं किया था तो यहाँ मंडी बाजार में किसी लीडर ने ढोल बजाने शुरू कर लिए थे जी कि 1 करोड़ रुपया जो है वो हमारे कहने पर जो है वो गवर्नर साहब ने रिलीज किया। आज तक उस यूनिवर्सिटी कैंपस का काम शुरू नहीं हुआ और आज भी 8 करोड़ रुपया उस यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए आया। सियासतदान सिर्फ ये चाहता है कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, अगर वो पढ़ेगा वो सवाल करेगा और जब वो सवाल करेगा तो इनको नंगा करेगा, इसीलिए ये हमें तालीम से महरूम रखना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कम से कम बेसिक क्वालिफिकेशन अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अकारिब को जो है कम से कम उनको बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक ज़रूर पढ़ाएं और कोशिश करें कि वो लोग जी शऊर हो सकें। खाली डिग्रियां हासिल करने से भी कुछ नहीं होगा। डिग्रियों का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ प्रैक्टिकली किया, आज जो नौजवान हमारे साथ हैं जो कम पढ़े लिखे भी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक पढ़े लिखे से ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन है, क्योंकि वो बात कर सकते हैं। तालीम हासिल करने का मकसद क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है तो वो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है, वो बोलना शुरू होता है, तो वो भी एक तालीम है।
जब बच्चा किसी महाज पर पहुंचता है तो वो भी एक तालीम है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वही फौजी है जो बॉर्डर पर जाकर लड़े। जो यहाँ हिंदुस्तान के आइन की बालादस्ती की बात करेगा और हिंदुस्तान के आइन के तहत जो उसको हकूक़ हासिल है उनकी बात करेगा, मुझे लगता है वो भी एक तालीम याफ्ता शख्स है। और हर एक को तालीम हासिल करके इनसे सवाल पूछने होंगे, तभी हमारे मसले हल होंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि हम लोग तारीखियों की तरफ जा रहे हैं, हम लोग अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और हमारे लिए आगे जो है वो इससे भी बुरा हालत होने वाली है, हमारी इससे भी बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि लीडरों ने सिर्फ अपने घर भरे, अपने बच्चों को मुलाजमतें दी, अपने बच्चों को हर तरीके की सहूलियात दी। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि आप देखें कि किसी भी एमएलए एमएलसी का बेटा या बेटी पैदा होने से पहले ही चेयरमैन बन जाते हैं हमारे इजला के। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज भी हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। 70 साल में 2-4 घरों के अलावा आज तक यहाँ पर कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो इनके खिलाफ बोल सके, इनके खिलाफ लड़ सके। और हम कहते हैं हम जमहूरियत में रह रहे हैं। तो ये हम लोगों का अपना कसूर है। हमें ऐसी वॉइसेस क्रिएट करनी होंगी, हमें रियाज साहब जैसे सहाफ़ी बनाने होंगे। हमें सिर्फ वही सहाफ़ी नहीं चाहिए जो एक घर की जो है उनके पीछे दौड़ते रहे, जैसे अंबानी अडानी ने चैनल ही खरीद लिए और वो दिन पूरी मोदी मोदी करते रहते हैं। यहाँ पे भी अफसोस से कहना पड़ता है ऐसे चैनल खुल गए जो दिन पूरी यहाँ के लोकल लीडर्स के नाम जपते रहते हैं और उनके पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि वहां से उनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी जो वो मिल जाता है। यहाँ सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रोल को समझना होगा, तभी हमारे इलाके की फलाह बहबूद हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बेहतरीन बात इनकी जो रही वो ये रही, जहाँ इंतज़ामिया को और ब्यूरोक्रेट्स को या सियासी लोगों को इन्होंने अपनी तंज़ का निशाना बनाया और गुज़श्ता 70 सालों से अवामी इस्तेहसाल का ज़िम्मेदार ठहराया। वहीं आवाम से भी इन्होंने एक पैगाम दिया कि कम से कम अपने अंदर तालीमी शऊर लाया जाए, ताकि आवाम अपने हकूक़ को समझ सके और अपने हकूक़ को समझकर हुकाम बाला तक या फिर कम से कम अपने नुमाइंदगान तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके। आप देखते रहें लाजवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।